नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को बताया विश्व कल्याण और समृद्धि का मार्ग। विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को किया संबोधित। युवाओं से किया वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का आह्वान। शासन दिवस के मौके पर कल 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगी सरकार। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगली किस्त करेंगे जारी। कई राज्यों के किसानों से करेंगे संवाद। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिला बागपत किसान मजदूर संघ का प्रतिनिधिमंडल। नए कृषि कानूनों का किया समर्थन। आंदोलनकारी किसानों को बातचीत के लिए सरकार ने फिर लिखी चिट्ठी। कोरोना के मद्देनजर टोक्यो ओलंपिक 2021 में जाने वाले खिलाड़ियों को फिटनेस, सुरक्षा और टीकाकरण में तरजीह देने की सिफारिश। ओलंपिक तैयारियों को लेकर संसदीय स्थायी समिति ने राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू को सौंपी रिपोर्ट। खेलों को बढ़ावा देने के लिए दिए कई सुझाव। और देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 95.75%। कुल संक्रमित मामलों में सक्रिय मामलों की तादाद घटकर हुई 2.8%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व भारती के लिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का विजन आत्मनिर्भर भारत का मूल तत्व भी है। शांति निकेतन को विश्व भारती विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व भारती की यात्रा प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय मां भारती के लिए गुरुदेव के विचार, विजन और परिश्रम का मूर्त रूप है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर बंगाल की भक्ति परंपरा का जिक्र करते हुए वहां के स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुरुवार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की दृष्टि ही आत्मनिर्भर भारत के विचार का सार है। गुरुदेव सर्व समावेशी और सर्वस्पर्शी सह अस्तित्व और सहयोग के माध्यम से मानव कल्याण के बृहद लक्ष्य को लेकर चल रहे थे। विश्व भारती के लिए गुरुदेव का यही विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व भारती ने हमें प्रकृति के साथ रहना सिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जो पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में भी दुनिया में अग्रणी है। हमारा देश विश्व भारती से निकले संदेश को पूरे विश्व तक पहुंचा रहा है। भारत आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के विषय में विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। भारत आज पूरे विश्व में इकलौता बड़ा देश है जो पेरिस एकॉर्ड के पर्यावरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय के छात्रों से कहा कि वे स्थानीय हस्तशिल्प वस्तुओं का सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करें और वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूत बनाएं।
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण का समापन टैगोर की कविता से करते हुए छात्रों से आह्वान किया कि वे नई संभावनाओं का द्वार खोलें और गुरुदेव के विचारों और दर्शन का प्रचार करें। वर्ष 2022 में देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। विश्व भारती की स्थापना के 27 वर्ष बाद भारत आजाद हो गया था। अब से 27 वर्ष बाद भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष का पर्व मनाएगा। हमें नए लक्ष्य गढ़ने होंगे, नई ऊर्जा जुटानी होगी, नए तरीके से अपनी यात्रा शुरू करनी होगी और इस यात्रा में हमारा मार्गदर्शन कोई और नहीं बल्कि गुरुदेव की ही बातें करेंगी। समारोह को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी संबोधित किया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में विश्व भारती की स्थापना की और 1951 में इसे संसद के अधिनियम के जरिए केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 राज्यों के किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे। ये किसान पीएम किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार की ओर से उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6-6 हजार रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। ये राशि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है, जो सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर होते हैं। केंद्र सरकार ने किसान यूनियनों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए फिर आमंत्रित किया है। सरकार ने किसानों की तरफ से उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करके और उनका समाधान खोजने का संकल्प दोहराया है। सरकार ने किसानों से कहा है कि वो अगले दौर की बातचीत की तारीख और समय के बारे में फैसला करें। किसान यूनियनों को लिखे पत्र में कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने जोर देकर कहा है कि केंद्र किसानों के साथ खुले मन से बातचीत करने और प्रदर्शनकारी किसानों के मुद्दे का उचित समाधान करने के लिए हमेशा तैयार है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के बागपत का किसान मजदूर संघ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिला और कृषि कानूनों के प्रति अपना आभार और अपना समर्थन जताया है। किसान संगठन ने नए कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा कि कृषि कानूनों में संशोधन करने के लिए सरकार को किसी के दबाव में नहीं झुकना चाहिए। बागपत के किसानों ने कृषि कानूनों के समर्थन में नरेंद्र सिंह तोमर को एक पत्र भी सौंपा। इसके अलावा कृषि मंत्री से किसान सेना के प्रतिनिधियों ने भी मुलाकात की। जीवन में खुशहाली आएगी। मैं इस अवसर पर किसान मजदूर संगठन के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता सबका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उन्हें इस समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतने ही चिंतित है तो उन्हें किसानों के लिए कुछ करना चाहिए था जब उनकी सरकार सत्ता में थी। राहुल गांधी को इतनी किसानों की चिंता थी तो जब उनकी सरकार थी तो सरकार के माध्यम से कुछ न कुछ किसानों के लिए कर सकते थे। कांग्रेस का हमेशा से चरित्र किसान विरोधी रहा है। दूसरा, ये तीनों बिल के बारे में 2019 के घोषणा पत्र में राहुल गांधी ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो एपीएमसी को खत्म करेंगे, बिना टैक्स के किसान की फसल की खरीद फरोख्त हो ये सुनिश्चित करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को समाप्त करके उसको नया बनाया जाएगा। अब मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं कि 2019 में आपने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया
उस समय आप झूठ बोल रहे थे या आप आज झूठ बोल रहे हो, ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। 2 करोड़ 10 का और इससे पहले किसानों के समर्थन में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को किसानों की चिंताओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पच्चीकारी सफेद संगमरमर पर रंगीन पत्थरों की जादूगरी, लातिनी भाषा में कहें तो पीटरा ड्यूरा। ताजमहल, सिकंदरा, एतमादुद्दौला और आगरा के लाल किले में है अद्भुत नमूने। ईरान और एशिया से आए कारीगरों का हुनर जिसे अपनाया भारतीय कारीगरों ने और दिए एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थल। शिक्षा, महिलाओं और बाल विकास, युवक कार्यक्रम और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने आज राज्यसभा के सभापति को ओलंपिक 2021 की तैयारी समेत 3 रिपोर्ट वर्चुअली पेश की। सभी संबंधित हितधारकों के साथ विस्तार से विचार विमर्श के बाद समिति ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। शिक्षा, महिलाओं और बाल विकास, युवक कार्यक्रम और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे ने गुरुवार को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को ओलंपिक के लिए तैयारी 2021 पर एक रिपोर्ट पेश की। Dealing with education, sports, youth and women, all important aspects, has gone through these issues and they made specific recommendations including actionable points for immediate and also long term. I'm happy to receive the report. I would like to compliment the chairman, Sri Vinay Sahasrabudhe, the members, and also Sri Jyotiraditya, who is the chairman of the subcommittee. पोस्ट कोविड रिकवरी के लिए समिति ने सभी एथलीट के लिए कार्डियो पल्मोनरी फंक्शन परीक्षण से गुजरने को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की। फिटनेस स्तर में कोई कोताही नहीं रहे, इसके लिए सख्त निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए। समिति ने सिफारिश की है कि सभी एथलीट के साथ साथ कोच और ओलंपिक के लिए जा रहे सहायक कर्मचारी टीकाकरण प्रक्रिया के लिए बने प्राथमिकता समूह में रखे जाएं। एथलीट की परीक्षण सुविधाओं में बायो बबल बनाने की सिफारिश की गई है, जिससे खिलाड़ियों को सुरक्षित वातावरण में अलग रखा जा सके और संक्रमित होने की आशंका को कम किया जा सके। समिति ने खेल से जुड़े निर्णय और अनुमोदन, वित्तीय अनुदान, उपकरण और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के फैसले में तेजी लाने की भी बात कही है। Keeping in view of the fact that only a few months are remaining for the Tokyo Olympic, the committee has drafted a very crisp report focusing on the issues that need immediate attention and are critical for the success of the Indian sports persons. The 318th report and the 319th report are action taken reports also pertaining to the Ministry of Youth Affairs and Sports. In the particular report, in different 11 sections, we have given 48 very specific recommendations on actionable points on which we believe that the ministry can immediately think about and take necessary actions. समिति ने कहा कि महानिदेशक खेल प्राधिकरण की अध्यक्षता में मिशन ओलंपिक सेल में मुख्य ओलंपिक अधिकारी की नियुक्ति की जाए। ये अधिकारी ओलंपिक पोडियम योजना के हिस्से के रूप में प्रशिक्षण उपकरणों के समन्वय और फास्ट ट्रैक खरीद सुनिश्चित करेगा। साई और अन्य प्रशिक्षण केंद्रों में चिकित्सा स्टाफ और अन्य चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
महिलाओं को अधिक से अधिक खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे निकट भविष्य में ओलंपिक दल में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। समिति ने चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय ओलंपिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाले एथलीट को न्यूनतम वित्तीय सहायता सुनिश्चित हो पाए। विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने वालों के लिए इस फंडिंग को बढ़ाने की जरूरत है। मंत्रालय की ओर से प्राथमिकता और उच्च प्राथमिकता वाले खेलों के लिए पंचायतों, विकास खंडों और जिलों में खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। खेल प्रतिभाओं की स्कूल स्तर से ही पहचान कर उसे ओलंपिक स्तर तक ले जाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। Mind we put very crisp, clear steps that need to be taken. 10 steps. The first deals with the recovery from the COVID impact and how to train our athletes for the current Olympics. The second deals with institutional support. The third deals with human resource and technical support for our athletes. The fourth deals with the key issue of medical assistance as well as doping, because the doping laws have been enhanced tremendously. समिति ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों से पदक जीतने वाले एथलीट और उनके कोचों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द एक फॉर्मूला पेश करने की भी सिफारिश की है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। ओलंपिक 2021 के लिए तैयारी पर रिपोर्ट पेश करने वाली संसद स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत की और इस विषय पर समिति की सिफारिशों को लेकर बात की। मेरे साथ हैं शिक्षा, महिला, बाल कल्याण, युवा और खेल समिति के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे जी। सर, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आज बेहद ही महत्वपूर्ण आपने रिपोर्ट सौंपी है समिति की चेयरमैन को। क्या बड़े ऑब्जर्वेशंस रहे? देखिए, हमारी इस समिति ने विगत 3 महीने में लगभग 6-7 मीटिंगों में विभिन्न ओलंपिक के विभिन्न खेलों की तैयारी का जायजा लिया। उस जायजा लेने के या समीक्षा के हमारे प्रयास में हमने पूर्व ओलंपिक मेडल विजेताओं से भी बातचीत की, स्पोर्ट्स के सीनियर जर्नलिस्ट लोगों से भी मिले, हम अधिकारियों से मिले और जो विभिन्न फेडरेशंस है उनके पदाधिकारियों के साथ भी हम रूबरू हुए। इसके बाद जो इस मंथन से नवनीत निकला है वो विभिन्न 9 सेक्शंस में 48 अनुशंसाओं के साथ हमने माननीय अध्यक्ष राज्यसभा जी को आज प्रस्तुत किया है। हमारी धारणा ये है कि ओलंपिक की पूर्व तैयारी के लिए अब एक 200 दिन का एक्शन प्लान बनाना चाहिए, जिसमें हर दिन के लिए कोई ना कोई एक्शन सुनिश्चित है, जिसके कारण हमारी पदक मिलने की जो आकांक्षा है उसको हम निश्चित रूप में प्राप्त कर सके। और इसलिए हमारा मानना है कि जैसे बायो बबल की रचना करते हुए हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को बाहर भेजना, बाहर वालों को यहाँ लाना, इस पर तत्काल काम होना चाहिए। फिर स्पोर्ट्स पर्सन्स के बारे में विशेष रूप में हमने ये भी कहा है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए कुछ अलग रचनाएं करे ताकि उनकी प्रैक्टिस मैच जहाँ जहाँ पर हमारे स्टेडिया और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ खुली हुई है उसका उपयोग करे और उसमें थोड़ा तीव्र गति से काम करने की कोशिश करे। साथ ही साथ हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स के स्वास्थ्य की भी चिंता करे। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने भी ओलंपिक 2021 की तैयारी विषय पर शिक्षा, महिलाओं और बाल विकास, युवा कार्यक्रम और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठकों में भाग लिया था। राज्यसभा टीवी से बात करते हुए उन्होंने ओलंपिक तैयारियों पर अपने विचार साझा किए। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा पहले भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। मैंने इस बात को उस बैठक में भी उठाया था और मैं जब वहाँ था तो मैंने एक स्कीम भी इसकी बनाई थी और माननीय उस समय के मंत्री के सामने इसका प्रेजेंटेशन भी किया गया था। उसमें ये बहुत ज़रूरी है, जितने देशों ने और बहुत सारे छोटे देश ने बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स में परफॉर्म किया है, तो वहाँ पे उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है टू कैच देम यंग। तो दैट इज़ वाई स्कीम वाज नोन एज कैच देम यंग, कि बच्चों को जो 8 से 12 वर्ष के हैं उनके फिज़िकल एट्रीब्यूट्स के अनुसार, उनके जो कहते हैं एंथ्रोपोमेट्री के हिसाब से, कि उनके हाथ की लंबाई, जैसे हाथ की लंबाई अगर किसी की ज़्यादा है तो वो बास्केटबॉल के लिए या वॉलीबॉल के लिए अच्छा खिलाड़ी माना जाता है। वेट लिफ्टिंग में जो छोटे कद के लोग होते हैं
और मजबूत शरीर हो, उनको अच्छा माना जाता है क्योंकि उनको वेट को कम ऊंचाई तक उठाना होता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये और बहुत सारे जेनेटिक टैलेंट्स भी होते हैं कि कुछ क्षेत्रों के लोग, कुछ ट्राइब्स के लोग किन किन गेमों में अच्छे होते हैं, ट्रेडिशनली अच्छे होते हैं। तो ऐसे लोगों को पूरे देश में, क्योंकि हमारा इतना बड़ा विशाल देश है, इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या है और अब लोगों में फिटनेस के बारे में, खेल के बारे में जागरूकता भी पैदा हो रही है। तो एक बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे टैलेंट्स को सर्च करें और उनकी ट्रेनिंग केवल खेल में ही नहीं, खेल में, फिजिकल एक्सरसाइजेज में, स्ट्रेंथनिंग ऑफ देयर बॉडी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ देयर पार्टिकुलर मसल्स, इन सब चीज़ों के लिए उनकी ट्रेनिंग शुरू से की जाए और उस करके उनके लिए अलग से, उनके लिए इस पढ़ाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए। वो उनके लिए अलग से स्कूलिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस तरह के लोगों की व्यवस्था एक करके अगर उनको हम नर्चर करेंगे, उनको ऊपर बढ़ाएंगे, तो तब वो इस स्तर के बन पाएंगे कि वो जा कर के इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इंटरनेशनल पे हर खिलाड़ी बहुत अच्छा है, उससे अगर आपको अगर जीतना है तो आपके में वो कॉम्पिटिटिव एज होना चाहिए, तभी आप उससे जीत पाएंगे। तो इसके लिए वो चीज़ आपको डेवलप करनी पड़ेगी बहुत शुरू से। और इसी स्कीम को कैच देम यंग कहा गया कि आप उनको बहुत ही छोटी उम्र में तैयार करें और उसको इस तरह का ही, उसके शरीर की भी संरचना, उसका शरीर का विकास, उसका मेंटल मेकअप इसी तरह से बनाएं कि आप उस खेल को वो अच्छी तरह से खेल सकें। तो ये एक योजना थी जिसको भी मैंने इस बैठक में शेयर किया था। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के निदेशक डॉक्टर राकेश मिश्रा ने आज हैदराबाद में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की और उन्हें हाल ही में ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोविड-19 के वायरस के नए स्ट्रेन्स के बारे में जानकारी दी। सीसीएमबी के निदेशक ने कोविड-19 के वायरस के नए प्रकार के बारे में उपराष्ट्रपति के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि कोरोना का नया प्रकार दूसरे स्ट्रेन्स की तुलना में 71% से अधिक संक्रामक है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में पहचाने जाने वाले एक नए स्ट्रेन के बारे में पता चलता है कि ये युवाओं को अधिक संक्रमित करता है। हालांकि इसे लेकर अधिक गहन शोध की आवश्यकता है। सीसीएमबी के निदेशक ने बताया कि कोरोना वायरस के नए प्रकार से टीकों के विकास और प्रभावकारिता पर असर डालने की उम्मीद कम है। अधिक संक्रमण होने के बावजूद ये ज्यादा घातक नहीं है और मौजूदा कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही इसके मरीजों का इलाज किया जाएगा। डॉक्टर राकेश मिश्रा ने बताया कि आईसीएमआर ने सीसीएमबी के ड्राई स्वैब डायरेक्ट आरटीपीसीआर मेथड को मंजूरी दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजस्थान में 18 राजमार्ग परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य के अन्य मंत्री उपस्थित रहे। इन 18 परियोजनाओं की कुल लागत 8,500 करोड़ रुपए है और इन परियोजनाओं में शामिल सड़कों की कुल लंबाई 1,127 किलोमीटर है। नितिन गडकरी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य में बेहतर संपर्क सुविधा और आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी। उन्होंने इस मौके पर 50,000 करोड़ रुपए की 22 नई राजमार्ग परियोजनाओं का ऐलान भी किया। राजस्थान के विकास में 3 महत्वपूर्ण बातें, 3 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। ये एक्सप्रेस हाईवे राजस्थान के विकास में बहुत महत्वपूर्ण हो गए। इसमें से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो है 8 लेन पहले फेज में बना रहे, 12 लेन के लिए हमने हमारा प्लान है। ये दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा और मुंबई और दिल्ली के बीच राजस्थान के साथ इसका बहुत बड़ा विकास होगा। बात कोविड अपडेट की। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट लगातार जारी है। आज कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर 2,83,000 के करीब पहुंच चुकी है। देश में अब कुल संक्रमित मामलों की तुलना में मौजूदा संक्रमित मामले घटकर 2.80% रह गए हैं। पिछले 11 दिन से लगातार रोजाना 30,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। बीते 12 दिनों से रोजाना होने वाली मौतें 400 से कम रही हैं। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार धीमी होती जा रही है। रोजाना स्वस्थ होने की बढ़ती दर और नए संक्रमित मामलों के गिरते ग्राफ से मरीजों की संख्या 2,83,000 के करीब आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में रिकवरी दर 95.75% तक पहुंच गई है और स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 96,93,000 से अधिक हो गई है। देश भर में 24,712 नए केस सामने आए हैं, जिसे मिलाकर देश में अब तक कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर
1,23,000 से ज्यादा हो गई है। बीते एक दिन में 29,791 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामले घटकर 2,83,000 हो गए हैं। देश में कुल सक्रिय मामले 2.8% रह गए हैं। वर्तमान में देश में मृत्यु दर 1.45% है, जो बाकी दुनिया की तुलना में काफी कम है। पिछले 24 घंटे में देश में 312 लोगों की मौत के साथ अब तक मरने वालों की संख्या 1,46,756 हो गई है। ICMR के मुताबिक देश में बुधवार को 10,39,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक कुल 16,53,08,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।